जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास है रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024-25 के एग्जाम की। जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, आज के ये क्लास और आज के ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, जैसा कि आप देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको आज नया अपडेट बता दूं कि जो क्वेश्चन है वो आज आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। साथ में मैं बता दूं, अगर इंग्लिश में कोई एरर आ रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कहा तो मैंने इंग्लिश में भी टाइप किया। और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश थोड़ी सी मेरी कमज़ोर है ना। तो कोई एरर आ रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये विदुर शुक्ला कह रहे हैं, सर जी को सदर नमस्कार। भाई विदुर शुक्ला, आप खुश रहें और जीवन में सफलताओं को हासिल करें। और यहाँ पे देखो, अजीत भैया स्टिकर भेज रहे हैं। अजरुद्दीन यहाँ पे 35 राइट। भाई कल वाले जो 50 में से आपके 35 राइट हुए हैं भाई अजरुद्दीन, आपको और मेहनत की ज़रूरत है। और राजन कुमार यहाँ पे 25 क्वेश्चन राइट किए हैं। अंकित प्रजापति अपना नाम लिख के भेज रहे हैं। तुषी चौहान, सर आपको लव यू है। अच्छा जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुषी चौहान हाय कह रही हैं। और यहाँ पे अमरीश कुमार पीडीएफ भेजिए सर। भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं रोज़ पीडीएफ आपको दे रहा हूँ। बस इस क्लास का रिवीजन क्लास का पीडीएफ नहीं देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि ये तो पहले से ही क्वेश्चन सारे हम लोग कर चुके होते हैं और पीडीएफ भी मैं दे चुका होता हूँ। तो रिवीजन क्लास का पीडीएफ नहीं, और आज जो क्वेश्चन करेंगे ना इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। शिवानी के एस जी, मतलब काश आंसर, आज मेरा क्वेश्चन 50 में से 41 सही हुआ है। वो वेरी गुड बेटा शिवानी। और रामचंद्र जय हिंद सर। और पटेल RX, और यहाँ पे सीता गुप्ता, सुमित कुमार, और यहाँ पे सीता गुप्ता और योगेश भैया कह रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के नोट्स देने ना यार, कोई मुझे हेल्प कर दो प्लीज़ मेरी। भैया योगेश भैया को अगर किसी के बार आरपीएफ के नोट्स हों तो दे दो यार, कई दिनों से कह रहे हैं भैया। और यहाँ पे देखो, जयदीप कुमार कह रहे हैं सर हम आते ही क्लास लाइक करते हैं। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका सिलेक्शन होगा तो पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है ना, याद रखना। और यहाँ पे देखो, ये क्या है, बबली सिन्हा, थैंक यू सर जी। एक हम फॉर्म फिलअप नहीं किया, मेरा आगे नहीं होगा जी। कुछ ये कह रहे हैं, मतलब इन्होंने अभी शायद फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया होगा। तो कोई बात नहीं बेटा, SSC GD है और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है ना। तो आप फॉर्म फिलअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपका। प्रिंस अग्रवाल 45 सही 5 गलत। अच्छा जी, तो इसमें से 5 और माइनस मार्किंग के भी तो हटाओ, कितना बच रहा है, 40 स्कोर बच रहा है। भाई अभी भी 5 क्वेश्चन पीछे हो। हितेश भैया यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। विदुर शुक्ला हैं, और हर्ष कुमार हैं, अजीत भैया हैं, और यहाँ पे रेखा कुमारी हैं, अर्चना यादव है। पीडीएफ सर जी, बेटा टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया होगा। आपने जो कमेंट किया है जाके रिप्लाई में चेक कर लेना, आपको नोटिफिकेशन भी आया होगा जब मैंने रिप्लाई दिया होगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है ना। लगभग 60 पीडीएफ होंगी, 50-50 क्वेश्चन होगी, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो, अंकिता कुमारी थैंक्स। तो बेटा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है क्लास में। और विपिन कुमार 48 क्वेश्चन 48 सी राइट। अच्छा जी। और करण सिंह यहाँ पे, सौरभ भैया, और मीटू वावर, सर प्लीज़ माफ़ी मत बोलिए, आप गुरु के बनती हमें स्टडी कराते हो। तो बिल्कुल बेटा, और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए आज हमारा पहला प्रश्न है, और इंग्लिश में अगर कोई एरर हो तो उसके लिए पहले ही मैंने बोल दिया, सॉरी, है ना। और यहाँ पे देखो दिया है, जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा? जनजातीय गौरव दिवस। तो यहाँ पे आपको बताना है जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, ये मैंने क्यों पूछा आपसे, इसलिए पूछा, एक तो करंट का है क्योंकि बिरसा मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिरसा मुंडा जी सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है ना। तो आज कितना है? आज 18 नवंबर है ना। तो 3 दिन पहले मनाया गया, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया, आप नोट कर लेना। और जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है ना, किसके? बिरसा मुंडा जी के। तो बिल्कुल चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और स्क्रीनशॉट लेते हुए चला करो, और बाद बाकी मैं पीडीएफ आपको दे ही देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे दिया है रॉलेट एक्ट, काला कानून कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून मतलब कि ना दलील ना गवाह, सीधा उठाया जेल में डाल दिया। अंग्रेजों का ये रॉलेट एक्ट, मतलब जिसे काला कानून भी कहते थे, है ना। इसमें कोई मतलब आपका कसूर नहीं भी है तब भी आपको पकड़ के जेल डाल देंगे। तो याद रखना भैया, ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 18 मार्च 1919 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को, ठीक है ना। 18 मार्च 1919 को हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जिसके विरोध में सत्याग्रह हुआ था, है ना, सत्याग्रह लीग बनाई गई थी। और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। कब? 6 अप्रैल को
राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था इसके विरोध में, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया है। और 1915 में तो वो 9 जनवरी को तो वो आए थे, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, है ना, जिसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कहाँ की थी। देखो कब की थी तो आप बता देते कि भैया 30 जनवरी 1948 को की थी, है ना, ये तो आप बता देते। लेकिन कहाँ पर की थी ये आपसे अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। चलिए अपना अपना सही जवाब करिएगा और मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल आप राइट आंसर बताने वाला हूँ। बिरला हाउस का, बिरला हाउस ऑप्शन ए, ये कहाँ पड़ता है भैया, ये दिल्ली में है ये दिल्ली में है बिरला हाउस, ये आप याद रखेंगे। भारत भवन आपका कहाँ पर है, मैंने आपको कई बार बताया है भारत भवन कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, अशोक के पहले शिलालेख में विवरण दिया गया है। अशोक के पहले शिलालेख में विवरण दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक के पहले शिलालेख में किसका विवरण दिया गया है। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, या कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन, या फिर पशु बलि की निंदा की गई है। तो याद रखना भैया, पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है ना। देखो नोट कर लो, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो जो चिकित्सा व्यवस्था है ना, ये याद रखना दूसरे शिलालेख में दिया गया है। कि कौन से, दूसरे शिलालेख में। और एक और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा, 13वां शिलालेख, जो कि यहाँ पे याद रखना कलिंग युद्ध का विवरण है। और जो फिर हृदय परिवर्तन हो गया था, उन्होंने जब देखा सम्राट अशोक ने कि इतना ज़्यादा हत्याएं हो गई हैं, लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने फिर कभी भी युद्ध करने की जो इच्छा थी वो खत्म कर दी। तो याद रखना भैया, 13वां जो शिलालेख है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है, ये आप याद रखना, हृदय परिवर्तन से संबंधित है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR जारी की है। तो भैया हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR जारी की है। इंग्लिश में भी देखो मैंने टाइप किया है, लेकिन कहीं पे अगर कोई एरर हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ना इंग्लिश से बहुत दूर रहता हूँ। तो यहाँ पे याद रखना भैया, इसका जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो विश्व बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है आपका वर्ल्ड बैंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप याद रखेंगे। और चलेंगे इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आप दिया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। क्या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो किसने करी थी वो भी आपको चलो बताना है। तो याद रखना भैया, ये हुई थी 1934 में। कब हुई थी, 1934। ऑप्शन बी इसका भी आपका हो जाएगा राइट आंसर। किसने करी थी, तो याद रखना जयप्रकाश नारायण ने करी थी। किसने करी थी, जयप्रकाश नारायण जी ने करी थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 1922 में याद रखना वो हुआ था क्या, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था, है ना। 1920 में असहयोग आंदोलन चला था और इसे 1922 में गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, रोक दिया था। तो ऐसे आप याद रखेंगे। 1939 में याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे। देखो यार, ये प्रश्न ना आप गलत मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी अर्जुन हो जाएगा। अर्जुन टैंक, है ना। बचपन से हम लोग मेला में जाते थे तो कहते थे, घर पे कह के ही जाते थे कि भाई आज हम अर्जुन टैंक लेके आएंगे, है ना। लेकिन वहाँ पे यार पैसे कम पड़ जाते थे तो ले ही नहीं पाते थे, है ना। तो याद रखना अर्जुन टैंक जो है वो मुख्य लड़ाकू टैंक है भारतीय सेना का। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। बताओ भैया, रोपड़ जो है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त याद रखना, ये हो जाएगा आपका सतलज नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सतलज नदी। ये कौन से स्टेट में पड़ता भैया, पंजाब में। कौन सा, पंजाब, जिसे पांच नदियों की भूमि के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो पंजाब में पड़ता है। इसके खोजकर्ता कौन थे, वो थे यज्ञदत्त शर्मा, हाँ कोई शर्मा थे। देखो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यज्ञदत्त ऐसे कुछ नाम था, यज्ञदत्त, है ना, यज्ञदत्त शर्मा कुछ ऐसा नाम था। देखो अभी मुझे हालांकि याद नहीं आ रहा, माफ़ी चाहता हूँ। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, भोगबा के किनारे तो वो था लोथल। कौन था,
लोथल, है ना। लोथल किसके किनारे है? भोगवा के किनारे। और इसकी जो खोज है वो रंगनाथ राव ने करी थी, है ना। मैंने उस दिन आपको बताया था, रंगनाथ राव जी ने करी थी, तो ये भी आप याद रखना। घग्गर के किनारे वो है कालीबंगा, कौन सा? कालीबंगन। तो कालीबंगन भी याद रखना, जहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, है ना, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। तो कालीबंगन भी याद रखना कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। तो ये अपने नोट्स जो आप बना रहे हो ना, तो उस पर योगेश भैया मैं इसीलिए कहता हूँ कि नोट्स ना किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को नोट्स करते हुए चल रहे हो ना, नोट करते हुए चलो, तो नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, निम्न में से आत्मीय सभा का स्थापना वर्ष क्या है? आत्मीय सभा का स्थापना वर्ष क्या है? निम्न में से आत्मीय सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे सही जवाब, और इसके संस्थापक भी बता देना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, आत्मीय सभा के जो स्थापना वर्ष है वो है 1815। क्या है? 1815। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही जवाब। इसके अगर संस्थापक की बात करेंगे तो वो हैं राजा राम मोहन राय जी। कौन है? राजा राम मोहन राजा राम मोहन राय जी, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे 1928 दे रखा है। 1928 में तो ऐसी कोई नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर 1828 होता, अगर यहाँ पे 1828 होता तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और 1867 में किसकी स्थापना हुई थी? याद रखना, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। क्या? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। तो ये भी आप याद रखें। देखो, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और ये आपकी आत्मीय सभा, ठीक है ना। तो तीनों मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, नोट कर लो, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, कौन सी राज्य सरकार ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए बेल्स के साथ साझेदारी की है? बताओ, कौन सी राज्य सरकार ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए बेल्स के साथ साझेदारी की है? देखो भैया, ये आपके करंट से भी संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आपसे हॉर्नबिल त्यौहार पूछा भी जाता है। याद रखना भैया, ये नागालैंड ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने? नागालैंड राज्य सरकार ने साझेदारी की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में। देखो 10 क्वेश्चन हो गए। मैं यही कहूँगा कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत आ रही है। मैंने देखे हैं दोस्त कई दौर, और आज भी सफ़र जारी है। तो बिल्कुल दोस्त, सफ़र को जारी रखिए और मेहनत करिए। सफलता आपसे ज़्यादा दूर अब नहीं है। देखो यहाँ दिया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत संबंधित है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत संबंधित है। तो बताओ भैया, ये किससे संबंधित है? श्यामलाल गुप्त पार्षद, रविन्द्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती जी से? तो याद रखना भैया, ये किसने लिखा था? श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा था, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखना 1938 में इसे स्वीकार किया गया था। नहीं, यहाँ पे हाँ ठीक है, 1938 में इसे स्वीकार किया गया था। यही मुझसे एरर होने वाला था, मुझे एकदम से लगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया तो मुझे याद आ गया। और देखो यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे वो पूछा जाए इंकलाब जिंदाबाद, तो याद रखना किसने दिया था? भगत सिंह जी ने, है ना। भगत सिंह जी से संबंधित रखना इंकलाब जिंदाबाद। और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और झंडा की संबंधित है श्यामलाल गुप्त पार्षद जी, जो कि 1938 में इसे स्वीकार किया गया था। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ ना, तो कहीं कहीं पे एरर हो रहा है। तो मैं अब ना आपको आराम क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे देखो दिया है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, है ना, ये नाम याद रखना, जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? देखो यहाँ पे बिंदुसार और बिंबिसार दो दिए हैं, तो याद रखना भैया बिंबिसार। क्या? बिंबिसार, ऑप्शन बी। तो बिल्कुल दोस्त, आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बिंबिसार। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है संविधान का भाग 8, एक मिनट कुछ एरर हो रहा है। संविधान का भाग 8 किस से संबंधित है? तो संविधान का भाग 8 जो है वो किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो भाग 8 अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनका प्रदेशों का प्रशासन, है ना, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा?
आपका बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल भी आपको याद रखना है। तो आर्टिकल याद रखना है यहाँ पे 239 से 242 तक, है ना, 239 से 242 तक दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। निर्वाचन जो है ये याद रखना, ये कौन से भाग में आता है, तो ये आता है भाग 15 में। आपात उपबंध जो हैं ये कौन से भाग में आते हैं, तो ये याद रखना भाग 18 में आते हैं। कौन से भाग में, भाग 18 में, है ना। बताओ अच्छा, नीति निर्देशक तत्व कौन से संविधान के भाग, कौन से भाग में आते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं, देखो लिखते जाओ, ये कौन से भाग में आते हैं, ये आते हैं आपके भाग 4 में, है ना, नीति निर्देशक तत्व। और मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके आते हैं भाग कौन से, 3 में, है ना। तो ये सब आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट भाग हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है और नोट्स भी करना है और स्क्रीनशॉट लेके चलना है। देखो अगला दिया है, कार्डियोग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। कार्डियोग्राम का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो कुछ दोस्त यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर रहे होंगे, कुछ लोग ऑप्शन बी को टिक कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सही जवाब जो है वो याद रखना है हृदय गति की जांच के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है ना, हृदय गति की जांच, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बताओ, तो याद रखना स्टेथोस्कोप होता है ना भैया, डॉक्टरों के पास देखा होगा, जिसे बोलते हो क्या, देसी भाषा में क्या बोलते हो, आला, आला, आला बोलते हो ना, गर्दन में लटकाए रहते हैं, वो होता है आपका, उसे याद रखना स्टेथोस्कोप बोलते हैं, तो वो सुनने के लिए होता है। और बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के किस शहर में जैव द्वीप तरंगें देखी गई हैं, भैया बताओ, जैव द्वीप तरंगें देखी गई हैं भारत के किस शहर में। ये समुद्र में, याद रखना, ऐसे याद रखना, समुद्र की सतह पर देखी गई थी। और ये पता लाइटिंग आती है, लाइटिंग, है ना, चमकदार, तो ऐसे याद रखना भैया, ये चेन्नई, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेन्नई। हाल ही में भारत के किस शहर में जैव द्वीप तरंगें देखी गई, तो चेन्नई में। और देखो ये करंट से संबंधित है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है, आपको क्वेश्चन ये नोट भी करना है और स्क्रीनशॉट भी लेना है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से, एक मिनट यहाँ पे बैक हो गया, देखिए यहाँ पे दिया है, निम्न में से डायनेमो की खोज किसने की थी। डायनेमो की खोज यहाँ पे पूछी गई है कि किसने करी थी, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे सही जवाब। देखो दोस्त, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत करना यार प्लीज। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन ए को माइकल फैराडे लगाया होगा, है ना, माइकल फैराडे, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कब करी थी, तो वो भी याद रखना भैया 1831 में करी थी। कब करी थी, 1831 में करी थी, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने, बताओ किसकी खोज करी थी, रदरफोर्ड ने, तो याद रखना इन्होंने नाभिक की खोज करी थी। किसकी, नाभिक की खोज करी थी, है ना। और हेनरी बैक्वेरेल ने किसकी खोज करी थी, हेनरी बैक्वेरेल ने, तो आप क्या बताएंगे, रेडियो सक्रियता की खोज करी थी, है ना। कब करी थी, बताइए कब करी थी, तो याद रखना 1896 में करी थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 17वां क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए रुकूंगा। मैं क्लास की स्टार्टिंग में किसी से नहीं कहता हूं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि आपके लिए यही सबसे अच्छा है ना दोस्त। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी दोस्त इस टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिनके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, उन्हें 100% इस बार सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 100% सफलता मिलेगी। और आप अगर मेरे साथ नए जुड़े हो तो एक बार क्लास को लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, ठीक है ना दोस्त। एक बार आप लाइक वाला बटन जरूर दबाइए, मुझे सूचित करिएगा। और मेरे जितने भी पुराने दोस्त हैं सभी क्लास को लाइक करते हैं, और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सभी दोस्त सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, और बेल आइकन भी दबा रखा है। और बस थोड़ी सी हेल्प मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप थोड़ा सा ना क्लास को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जो भी आप ग्रुपों में जुड़े हैं, एक बार क्लास को थोड़ा सा शेयर जरूर किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल दोस्त, अब नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चन करने के बाद ही हम लोग रुकेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, कैसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी। किसकी, कैसर ए हिंद की उपाधि यहाँ पे आपको बताना है किसने लौटा दी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये
जो उपाधि थी ना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था उसके बाद ये महात्मा गांधी जी ने लौटा दी थी भाई। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब लौटाई थी, 1920 में लौटाई थी, है ना, 1920 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना, बिल्कुल रटा पड़ा है हम लोगों को। तो बिल्कुल याद रखना भैया, कैसर ए हिंद की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी जी ने 1920 में लौटा दी थी, तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, चूने के पानी का वैज्ञानिक नाम क्या है। भैया जो जिसे बोल सकते हो आप बुझा हुआ चूना, है ना, तो उसका आपको बताना है कि वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन ए करा होगा टिक, है ना। और ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और देखो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये किसका है, तो ये याद रखना, जो लाफिंग गैस होती है ना, लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तो मैं देखो आज आपको बताने वाला। कैल्शियम यहाँ पे आया ना, कैल्शियम क्या होता है, जब स्कूल में ना टीचर हमसे चौक मंगाते थे, कहते थे कि जाओ चौक ले आओ जाके, तो हम प्राइमरी में पढ़ते थे यार, तो वो आती थी डेले वाली, लंबी वाली नहीं। और ऐसे स्कूलों में तो लंबी वाली चौक आती है, वहाँ पे गोल डेले वाली आती थी। वो ना हम लोग आधी तो रास्ते में ही खा लेते थे, क्यों, क्योंकि हम लोगों के अंदर कैल्शियम कमी होती। तो याद रखना भैया, चौक का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। बहुत अच्छी लगती थी खाने में। लेकिन अब चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये चीज़ें मैं पता ऐसे क्यों बताता हूँ, ताकि आपको भी याद रहे। आप जैसे भी कैल्शियम ऑक्साइड का नाम आप सुनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुनेंगे, तुरंत समझ आ जाएगा कि चौक की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो दिया है, निम्न में से सूखा सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है। निम्न में से सूखा सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है, एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो बिल्कुल आपका ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना भैया, सूखा सेल जो होता है उसमें प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, दोनों प्रयोग होते हैं, तो आप याद रखना। और देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये याद रखना, ये कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है ना, कार की बैटरी में। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये जो वर्षा होती है ना, जो वैसी वर्षा होती है, क्या बोलते हैं उसे, कल मैंने आपको बताया था, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कल आपको बताया था, जो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जैसे जो इमारतें होती हैं उनमें टाइल्स जो लगे होते हैं, जैविक जो चीज़ें होती हैं उन्हें हानि होती है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया। देखो भाई, करंट से संबंधित आपका क्वेश्चन है ना, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे हमारे पीयूष गोयल जी ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो हाँ दिया है, भारत में जूट का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था। किसका, जूट का। तो बताओ भारत में जूट का पहला कारखाना जो है वो कब स्थापित किया गया था, और ये बताना कि कहाँ किया गया था। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नहीं तो नोट कर लेना, 1855 में किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था, तो याद रखना कोलकाता के सिरसा में। कहाँ पर, कोलकाता के सिरसा में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है। और देखो 1874 में ना पहला लौह इस्पात स्थापित किया गया था। क्या, पहला लौह इस्पात जो है ये किया गया था कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, है ना, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1955 में तो वो भिलाई इस्पात संयंत्र किया गया था, है ना, भिलाई इस्पात संयंत्र किया गया था। तो ये 1955 में किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछे जाएं, इसलिए मैं आपको पहले ही ये सब चीज़ें एकदम से डिटेल वाइज समझाता हुआ चलता हूँ, कि ताकि आप पेपर के अंदर जो भी पूछा जाए बिल्कुल सही आंसर करके आए। देखो यहाँ दिया है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम निम्न में से क्या है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, बताओ। मानव का वैज्ञानिक नाम तो मैंने आपको पहले भी बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको होमी सेपियंस पता भी होगा, है ना। यहाँ पे कुत्ता का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे। देखो जहाँ पर फैमिलियर्स लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स, है ना, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। फैमिलियर्स मतलब फैमिली के बीच में रहता है ना डॉगी, है ना, हम लोग पालते हैं, उसे पालतू होता है, तो ऐसे याद रखना ट्रिक से, फैमिलियर्स, ठीक है ना। और कैप्रा एग्रेसिस हिरकस जो है ये किसका नाम है वैज्ञानिक, बताओ। कैप्रा
एग्रेसस हिरकस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप क्या बताएंगे भैया? याद रखना ये बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? बकरी का। और वोस इंडिकस, ये भैया गाय का। किसका? गाय का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ें नोट कर लेना और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है? अलमट्टी बांध यहाँ पे पूछा गया है कि किस नदी पर बना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे बेटा? बिल्कुल आप सही राइट आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो जिसने भी कृष्णा नदी को टिक किया है, ऑप्शन बी को जिसने भी यहाँ पे टिक किया है उसका सही जवाब हो गया। और याद रखना भैया ये कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट करते हुए चल रहे होंगे। और देखो भागीरथी नदी जो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखी है, इस पे भी याद रखना इस पे कौन सा बांध परियोजना है, तो वो है टिहरी। कौन सी? टिहरी बांध परियोजना है ना, भागीरथी पर। कौन से स्टेट में पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। कौन से स्टेट? उत्तराखंड में पड़ती है। तो ये भी याद रखना। महानदी जो है, महानदी ये उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में। इस पे कौन सा बांध परियोजना है? तो याद रखना भैया हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सा? हीराकुंड बांध परियोजना है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और शिव समुद्रम परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है? तो शिव समुद्रम है भैया कावेरी नदी पर। मैंने आपको कई बार बताया है ना, कावेरी नदी पर। ये भी कर्नाटक में है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो स्क्रीनशॉट ले लो और अगर जहाँ पे कोई एरर लग रहा हो वहाँ पे रोक के फिर से एक बार समझ लेना चीज़ों को। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है निम्न में से पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो ये मैं आपको फिर से एक बार अवगत करा दूं कि जो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, जिन्होंने पृथ्वी को सर्वप्रथम गोल माना था, वो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक थे, है ना। ऑप्शन ए अरस्तु। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छुप जाता है, ये मैं गोला कर देता हूँ तो मुझे लगता है छुप जाता है। चलो ऐसे टिक लगा दिया करूंगा। तो याद रखना भैया अरस्तु थे, ठीक है ना। और देखो शेक्सपियर से याद रखना मैकबेथ पूछी जाती है। कौन सी? मैकबेथ, है ना, मैकबेथ पुस्तक पूछी जाती है। तो याद रखना मैकबेथ पुस्तक के लेखक शेक्सपियर हैं। और कैथरीन मेयो, ये तो मैंने कई बार आपको बताया है, मदर इंडिया, है ना, मदर इंडिया। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, मदर इंडिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी बताया आपने सब अच्छे से समझा होगा, नोट भी किया होगा। चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? कहाँ पर? बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? ये देखो, ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपसे पूछा जाएगा। करंट से भी संबंधित है और प्रधानमंत्री जी से भी संबंधित है और एम्स की आधारशिला रखी गई है। तो याद रखना ये दरभंगा है। क्या? दरभंगा। ऑप्शन सी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। बिहार के किस शहर में? दरभंगा में। तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तब तक मैं एक चीज बता दूं आपको दोस्त कि जब तक आपके माता पिता है ना, तब तक आपके रिश्तेदार रिलेशन वाले भी आपको सब जानते हैं। आपके पास जब तक पैसा है, आपकी पॉकेट में दम है, तब तक आपको सब जानते हैं। जिस दिन भी दोस्त बुरा समय स्टार्ट हुआ ना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज जो समय है पढ़ाई कर लो। आज तुम तय कर लो कि तुम्हें समय का क्या करना है, ठीक है ना। और अगर समय ने तय किया ना कि तुम्हारा क्या करना है, तो दोस्त दिक्कत हो जाएगी। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें ये सजेशन देता हूँ। मैं इन सबसे गुजर रहा हूँ और कुछ चीज़ों से गुजर भी चुका हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भगवान ना करे आप पे ऐसी कोई समस्या आए। और आप लोग जो भी मेरे जैसे कह सकते हैं कि मीडियम या निम्न स्तर की फैमिली से बिलोंग करते हो, जिन्हें फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दोस्त हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है यार, सिर्फ पढ़ाई। अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारा कल जो आने वाला है बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम पढ़ाई नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं या अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सअप या अपनी GF के चक्कर में पड़े हैं, तो दोस्त मैं एक चीज़ बता दूँ, ये एक समय के बाद ये सब साथ छोड़ जाते हैं, सब साथ छोड़ जाते हैं। अगर कोई साथ देता है तो एक तुम्हारा ऐसा दोस्त होगा जो हो सकता है कि तुम्हारा साथ दे दे, ठीक है ना। बाद बाकी किसी रिश्तेदार या किसी रिलेशन में किसी से उम्मीद मत करना। अगर समय बुरा हो, वो कोई साथ नहीं देता है। मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ और इसीलिए आपको ये सजेशन देता हूँ कि दोस्त आज भी समय है। अपने समय का क्या करना है, सोना बनाना है या सो के गुजारना है,
ये आप निर्धारित करेंगे। और अगर मेरी बात से किसी को कष्ट हुआ तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। और देखो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसका याद रखना, ये उत्तराखंड में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्त? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो तमिलनाडु में याद रखना, तमिलनाडु में मधुमलाई अभ्यारण्य है ना। मधुमलाई अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में पड़ता है। कर्नाटक में याद रखना, कर्नाटक में आपका वो है नागरहोल है ना। कौन सा? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो वो भी आपको याद रखना। बताओ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखो सुंदरवन से कोई भी चीज़ पूछी जाए तुरंत समझ जाना कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है ना। सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर बनाती हैं, ये कहाँ पर है? ये भी आपका पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है? ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है दोस्त। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को सबको सही से समझना है, नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है निम्न में से श्री अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से श्री अमरनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ये याद रखना, ये श्रीनगर या कश्मीर आपको लिखा हुआ मिले, ऑप्शन बी है ना, श्रीनगर या कश्मीर। आप बिल्कुल लगा के आएंगे, आपका जम्मू कश्मीर सही जवाब हो जाएगा। और अगर श्रीनगर भी लिखा होता तो भी आपका सही जवाब हो जाता। और यहाँ पे देखो एक याद रखना, मध्य प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश से वो पूछा जाता है। छतरपुर में है क्या? खजुराहो है ना, खजुराहो। तो खजुराहो जो छतरपुर में है वो भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड में बताओ, उत्तराखंड में तो बहुत सारे ऐसे वो हैं स्थल है ना जो घूमने लायक आपके लिए। और एक आपका वो हवा महल पूछा जाता है, बताओ हवा महल कहाँ पर है? तो याद रखना ये जयपुर में है ना। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। उत्तराखंड में आपके रानी खेत है, वो भी घूमने लायक है। और आपका मनाली वो सॉरी मनाली कह रहा हूँ, वो तो आपका हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। नैनीताल है ना, ये भी आपका उत्तराखंड में है, वो याद रखना। और हवा महल ये आपका जयपुर में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान में। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। किस खिलाड़ी का उपनाम लाइटनिंग किंग है? क्या? लाइटनिंग किंग, ठीक है ना। ये देख लो यहाँ पे लाइटनिंग किंग पूछा गया है, किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो बताओ, देखो ये दोस्त खिलाड़ियों से संबंधित और खेलों से संबंधित प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना वो नाम है विश्वनाथ आनंद जी का, है ना, विश्वनाथ आनंद जी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। पीटी ऊषा का याद रखना, इनका नाम है उड़न परी। क्या बोलते हैं? उड़न परी। तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखना। मैरी कॉम को बताओ किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना सुपर मॉम। क्या? सुपर मॉम, ठीक है ना, सुपर मॉम के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप याद रखना। और हमारे मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, है ना, तो ये भी आप याद रखना। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग बताओ, यहाँ पे बोलोमीटर का जो प्रयोग है वो किसे मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना भैया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब आपका तापमान हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी, तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे देखो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो हर्ट्ज जो होती है ना, जो हर्ट्ज, याद रखना, जो आवाज़ वॉइस होती है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज जो होती है वो तरंगों की आवृत्ति नापती है। और भूकंप की तीव्रता को नापता है रिएक्टर पैमाना, है ना, रिएक्टर पैमाना पे नापते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है पृथ्वी की बाहरी परत भूपर पट्टी में एल्यूमिनियम तत्व कितने प्रतिशत पाया जाता है? ये तो मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, है ना, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था। तो जो भी दोस्त मेरे साथ जुड़े होंगे सबको पता होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे 8.10% या 8.13% आपको लिखा हुआ मिल जाए, या 8% ही लिखा हुआ मिल जाए, तो आप समझ जाना कि एल्यूमिनियम की बात हो रही है ना। 40.80% जो है ये आपका क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और 27.72% जो है वो सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने बताया स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? देखो भैया ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है ना, ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा टाटा पावर। क्या हो जाएगा? टाटा पावर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कब निर्धारित की गई थी? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो मैं आपको बता दूं, ये निर्धारित की गई थी 1914 में। कब की गई थी? 1914 में की गई थी। इसका जो नाम है वो है मैकमोहन रेखा, है ना,
मैकमोहन रेखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये शिमला में निर्धारित की गई थी, शिमला समझौता जो हुआ था ना, तो याद रखना ये बेटा कहाँ निर्धारित की गई थी, शिमला में निर्धारित की गई थी, ये भी आप याद रखना। इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो LAC। LAC पता क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना। तो LAC का फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया। 1947 में याद रखना वो की गई थी रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो कि CJ रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, CJ रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। 1901 में तो नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, है ना, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया गया था, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा महाद्वीप नहीं है। आर्कटिक, अंटार्कटिका और आर्कटिक और यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो भैया 7 महाद्वीप हैं, है ना, तो इनमें से कौन सा नहीं है बताइए। एक तो कोई है जो नहीं है, वो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आर्कटिक। क्या हो जाएगा, आर्कटिक, ऑप्शन बी। ये क्या है, आर्कटिक क्या है, तो याद रखना भैया ये महासागर है। ये क्या है, महासागर है दोस्त, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो एक तो आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, एक आपका यूरोप हो जाएगा, एक उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और एक उत्तरी अमेरिका के साथ में आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 हो गए, और दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ आपका वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा और एशिया हो जाएगा। तो यूरोप भी तो दे रखा है, एशिया हो जाएगा और साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 7 महाद्वीप हो गए, ठीक है ना। कौन कौन से, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिका और अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे 7 आपके हो गए, और आर्कटिक जो है ये महासागर है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से भूटान की सीमा से लगा राज्य नहीं है, बताओ भूटान की सीमा से कौन सा राज्य नहीं लगता है। तो भैया कोई एक है इनमें से, अब वो कौन सा है, तो वो आप तुरंत बताएंगे भैया नागालैंड है। कौन सा है, नागालैंड है। इसकी जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है। कैसे, म्यांमार, जिसे बर्मा भी बोलते हो। देखो इससे 4 राज्य लगते हैं हमारे, एक तो अरुणाचल प्रदेश लगता है, सिक्किम लगता है, असम लगता है, और आपका पश्चिम बंगाल लगता है ना, पश्चिम बंगाल लगता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, पेपर के अंदर हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, और स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है, भारतीय संविधान में जापान के संविधान से लिया गया तत्व है, बताओ भारतीय संविधान में जापान के संविधान से लिया गया तत्व क्या है। संविधान संशोधन, देखो अगर पता होगा ना एक एक करके हटा दोगे। संविधान संशोधन जैसे नहीं पता है ना, तो क्या करोगे, जो पता होगा उन्हें पहले अलग कर लेंगे। संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे देखो एकल नागरिकता जो है, एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना, किसके, ब्रिटेन के संविधान से। वित्तीय आपात जो है, वित्तीय आपात या फिर मौलिक अधिकार, ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना, अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी बचता है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर, मित्र हो जाएगा, है ना। हमारे गांव में एक दूसरे से मित्र ही बोलते हैं, और अपने से बड़ा कोई भाई होता है तो उसे दादा बोलते हैं कि ये भाई दादा, दादा, और वैसे मित्र बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आज मित्र बोल के माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, बताओ तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भैया थाईलैंड में हुआ था, तो याद रखना है बैंकॉक, ऑप्शन बी, है ना। कहाँ पर हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। तो बिल्कुल आप इसका राइट आंसर कर देंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नुआखाई महोत्सव संबंधित है, बताओ किस राज्य से नुआखाई महोत्सव संबंधित है। तो भैया नुआखाई महोत्सव जो है ना, ये आपको याद रखना है। ये मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि ये महोत्सव वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखना भैया ये ओडिशा से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। झारखंड से याद रखना, झारखंड से आपका वो हो जाएगा सरहुल उत्सव, है ना, सरहुल उत्सव। तो सरहुल उत्सव जो है ये आपके झारखंड से संबंधित है। और यहाँ पे देखो मणिपुर से याद रखना संगई, है ना, संगई महोत्सव जो है वो आपका किससे संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान में
रखेंगे दोस्त। और बिल्कुल इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। हाल ही में आईएसए के तीसरे महानिदेशक किसे चुना गया है? ये प्रश्न ना करंट का है, मैंने आपको कल या परसों की क्लास में बताया भी था, है ना। लेकिन बस यहाँ पे मैंने क्या करा, आईएसए कर दिया, आईएसए कर दिया बस। इससे क्या है ना, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। ऐसे बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। जैसे ही मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, वैसे ही आप कहोगे आशीष खन्ना जी भैया चुने गए हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, तुरंत कहोगे आशीष खन्ना जी चुने गए हैं, है ना। तो याद रखना भैया, तीसरे महानिदेशक किसे चुना गया है? आशीष खन्ना जी को। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। एससीओ शिखर सम्मेलन 23वें संस्करण आयोजन स्थल क्या है? बताओ, एससीओ शिखर सम्मेलन 23वें संस्करण का आयोजन, यहाँ पे का होना चाहिए था, थोड़ा एरर है, ठीक है ना। का आयोजन स्थल क्या है? तो ये भैया कहाँ पर आयोजन इसका हुआ है? तो आप तुरंत बताएंगे, ये हुआ है हमारे भारत में हुआ है ना। भारत में हुआ है, 2023 में हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका अध्यक्षता की है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आपका करंट से संबंधित है भाई। 2023-24 का करंट हम लोग रोज कर रहे हैं, है ना, 10 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। तो याद रखना भैया, यहाँ पे आपको याद रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु मिलिट्री स्टेशन का नाम क्या है? भाई देखो, यहाँ पे बदल दिया गया है इसका नाम, है ना। अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित किबुथु मिलिट्री स्टेशन है, उसका नया नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना, जनरल यहाँ पे नहीं लिखा है, माफ़ी चाहते हैं, जनरल लिखा होना चाहिए था। जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। और बिपिन रावत जी जो हमारे हैं, वो भारत के पहले वो थे क्या, CDS ऑफिसर, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, है ना, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो ये आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? बताओ, भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया, वो कौन था? तो याद रखना, वो था शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा, आपको नोट कर लेना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो, यहाँ दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये कॉमन क्वेश्चन है आपसे। अगर आप NTPC की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अनुच्छेद 312 हो जाएगा यहाँ पे क्या, हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 352 में जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, कितनी बार लगा है अभी तक? सिर्फ 3 बार लगा है, ये भी याद रखना। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया गया है ना। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को लागू किया था? बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को लागू किया था, किसने किया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका भी आंसर आपने तुरंत किया होगा कि भैया यहाँ पे सही जवाब जो है वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल भैया राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप नोट कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे और सभी को बढ़िया तरीके से समझ भी रहे होंगे। देखो यहाँ पे दिया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन करने वाली बात है, क्या पता है आपको? देखो 2019 से पहले ये होती थी 70 मिनट, है ना, जो कि अभी आपने भी टिक किया होगा, है ना। कितनी होती थी? 70 मिनट की, 1 घंटा 10 मिनट की, ठीक है ना, जो कि अभी आपने टिक भी कर लगा दिया होगा। लेकिन अब जो है वो 60 मिनट हो गई है। कितनी? 60 मिनट। ऑप्शन बी आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है, अलकनंदा और मंदाकिनी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी हैं? बताओ, अलकनंदा और मंदाकिनी जो हैं वो निम्न में से किस नदी की सहायक नदी हैं? तो भैया याद रखना है यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आप नोट भी कर रहे होंगे और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न में। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताओ, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आप इसका जवाब करिएगा। तब तक मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट क्या करूँगा आज मैं, कि थोड़ा सा यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप क्लास को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना,
ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने लाइक वाला बटन ना दबाया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो क्लास है वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी अगर आपने बेल आइकन को दबा रखा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है उसका जवाब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका CO2 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम क्या है? बताओ, कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम क्या है? ये सभी कर्नाटक से ही हैं जलप्रपात। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो भैया जोग या गरसोप्पा, है ना, बहुत नाम सुना होगा, ऑप्शन बी। तो याद रखना भैया, जोग या गरसोप्पा यहाँ पे हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया, चौथी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता निम्न में से किस क्षेत्र पर थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो निम्न में से किस क्षेत्र पर थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ऑप्शन सी यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वावलंबी अर्थव्यवस्था जो है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी? तो याद रखना तृतीय, जिसमें कृषि और औद्योगिकरण दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, है ना। तो आप पहले तो ये बताओ चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो वो भी याद रखना 1969 से 1974 तक, है ना। और 1966 से 1969 तक क्या था, अवकाश काल था, है ना, 3 साल का अवकाश काल रहा था। उसके बाद आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 69 से 74 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो क्या था? तो याद रखना 1961 से 66 तक, है ना। और फिर 66 के बाद 3 साल का अवकाश काल रहा था, उसके बाद 69 से 74 तक चौथी चली थी। और जो कृषि है ये आपकी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना, 51 से 56 तक। तो ये आपको ध्यान में रखना। और दूसरी जो थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी औद्योगिकरण पर आधारित, जिसकी वो थी अवधि थी 1956 से, यहाँ पे देखो मैं 56 से कितना 5 जोड़ दो 61 तक, है ना, 61 तक। तो ऐसे आप याद रखना। और तीसरी फिर 61 से 66 तक, चौथी जो थी 69 से 74 तक, 3 साल का अवकाश हो गया था। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है, ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित है? बताओ, ड्यूज शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना भैया, लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? ऑप्शन बी, लॉन टेनिस यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। शतरंज से याद रखना वो शब्द चेकमेट, कौन सा? चेकमेट। तो चेकमेट शब्द जो है वो आपका शतरंज से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। और यहाँ पे देखो, मुक्केबाजी से याद रखना, कहते हैं ना नॉकआउट कर दिया, तो नॉकआउट जो है वो आपका मुक्केबाजी से संबंधित हो जाएगा। एक शब्द होता है कैडी, बताओ कैडी किससे संबंधित है? तो याद रखना भैया, ये गोल्फ से होता है। किससे? गोल्फ से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो, सैंड्रिज जो है, सैंड्रिज क्रिकेट से होता है, गली क्रिकेट से होता है, चाइनामैन क्रिकेट से होता है, गुगली शब्द क्रिकेट से होता है। तो ये भी आप क्रिकेट वाले को भी याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। द बाल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? द बाल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो याद रखना, यहाँ पे सही जवाब हमारा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ जी हो जाएंगे, है ना। राहुल द्रविड़ जी आप याद रखेंगे। और देखो, शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। क्या? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं, आज आपकी क्लास के क्वेश्चन जो हैं पूरे हुए, बस 1 मिनट आप रुकना। और मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो दोस्त। और आपको अगर PDF चाहिए तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऐसा ये GK GS जब आप सीधा फ़ोन पकड़ के क्लास देख रहे होंगे तो ऐसे क्लास चल रही होगी, यहाँ पे ये ऐसा बना होगा, यहाँ लिखा होगा 20.6K लगभग, ऐसे लिखा होगा, है ना, सब्सक्राइबर्स। तो इस पर क्लिक कर देना, इस पर क्लिक करोगे पूरा डिस्प्ले खुल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ये कोने में बन के आएगा, यहाँ लिखा होगा GK GS क्यूज, यहाँ सब्सक्राइबर, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गांव वाला, उसके नीचे एक T करके लिंक लगा होगा, लिखा होगा मोर लिंक, वन मोर लिंक, इसी पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर दोगे ना तो एक टेलीग्राम और एक मेरी इंस्टाग्राम ID दोनों लिंक खुलेंगे। आप टेलीग्राम वाले को जाके ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको बिल्कुल फ्री PDF मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लगना है, कोई ज्वाइन करने का भी चार्ज नहीं लगना है। और देखो, इंस्टाग्राम अगर आप मुझे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, बिल्कुल दोस्त। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।